हायर दिस इज ऑल अबाउट मी, यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं। और मैं ऑलरेडी सोशल वर्क को पढ़ाता हूँ, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। और दिस इज द मोबाइल नंबर, कोई भी आपको क्वेरी है, कोई डाउट है रिगार्डिंग सोशल वर्क यूजीसी नेट सब्जेक्ट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी मेल कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी नोटिफिकेशन, वीडियो लिंक, नोट्स, वट जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो इस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं शेयर कर देता हूँ। आप इस बारकोड को स्कैन कर लीजिए और आप इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड बिफोर बिगिन दिस इज द कोर्स, दीज आर द कोर्सेस। जो लोग, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज को, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्रैश कोर्स है। ओके, सो इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर आपको एसेशन रीजन दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। ये फ्रेमवर्क मिस हो गया। हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क होगा ना, एफ का मतलब। यस, डेथ पेनल्टी मस्ट बी प्रोनाउंस्ड फॉर द पर्सन फाउंड गिल्टी फॉर वेविंग द बार अगेंस्ट द नेशन। ओके, मतलब देशद्रोह करने के आरोप में जो है पर्सन को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है, दैट मस्ट बी, मिलना चाहिए। ओके, टेररिस्ट मस्ट गेट डेथ पेनल्टी, और आतंकवादियों को भी मौत की सजा सुनानी मिलनी चाहिए। तो कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, बताइए। दोनों ही करेक्ट हैं, कोई भी इसमें गलत नहीं है। इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा दैट मस्ट बी, मतलब ऐसा मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो ठीक है, दोनों ही बात सही है। ओके, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। जो लोग अभी ज्वाइन किए एक बार पढ़ लीजिए और ऑप्शन को, एक क्वेश्चन को आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन। ओके, 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 ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बाकी जो क्वेश्चन है आप वीडियो रिकॉर्डेड जो है उसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर को, हिमानी मिश्रा। ओके, फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग हैज गिवन थ्योरी, एक मिनट क्या लिखा हुआ है इसमें, हाँ, गिवन थ्योरी टू एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, मतलब सेल्फ की जो थ्योरी किसके द्वारा दी गई है कि किस प्रकार से पर्सन की बिहेवियर पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसका सेल्फ डेवलप होता है, बताइए। सिगमंड फ्राइड, मैकडॉवल, बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा। एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, तो क्या सिगमंड फ्राइड ने नहीं बताया था क्या कि किस प्रकार से जो है उन्होंने बहुत सारी स्टेज बताई थी डेवलपमेंट की, और लिंक किया था कि पर्सन का जो सेल्फ होता है, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होती है, किस प्रकार से लिंक होती है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने बताया था कि बचपन की कुछ ही साल में बच्चा का जो है विकास हो जाता है, उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है। ओके, वही कहीं ना कहीं उसके जीवन पर इन्फ्लुएंस करता है उसकी बाद की पर्सनालिटी को। ओके, क्वेश्चन पढ़िए पूरा और नीचे। सी एच क्लू के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी, लुकिंग ग्लास सेल्फ। ओके, कि लोग आपको कैसे परसीव करते हैं उसके आधार पर आपकी जो आइडेंटिटी बनती है, पर्सनालिटी, सेल्फ के इस प्रकार से डेवलप होता है, ये बताया था
चार्ल्स कूले के द्वारा। हाउ अदर पीपल परसीविंग यू, जैसे फ्रेंड है, हस्बैंड वाइफ, ओके, मदर फादर, किस प्रकार से परसीव करते हैं पर्सन को, उसके आधार पर वो एक आइडेंटिटी डेवलप करता है। वो थ्योरी थी आपकी लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। ओके। और जीएस मीड के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई थी? एनीबडी? ग्लास सेल्फ, हाँ वो तो हो गया। आई एंड मी, बिल्कुल। आई आपका जो कौन सा है? आई और मी में क्या डिफरेंस है? मी आपका एक सोशलाइज एस्पेक्ट है, ओके, जो कि आपका बनता है सोशल एक्सपीरियंस से, कि हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, मिलते हैं, वो उसके आधार पर हमारा एक सोशलाइज एस्पेक्ट बनता है, मी बनता है। और मी के आधार पर आपका आई बनता है। ओके, आई आपका इंडिविजुअल सेल्फ होता है, बिल्कुल इंडिविजुअल सेल्फ होता है, जो मी के आधार पर बनता है। ठीक है, तो आपके तीनों के तीनों करेक्ट हैं। फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसमें किसी को डाउट कोई? आई फ्रॉम सोसाइटी, नो, आई फ्रॉम, मी फ्रॉम सोसाइटी। मी इज द सोशलाइज एस्पेक्ट, ओके। सोशल एक्सपीरियंस क्या होता है, वो आपका मी, उसके आधार पर आपका मी बनता है, और मी जैसा होता है उसी के आधार पर हम सेल्फ बनाते हैं, अपना आई बनाते हैं। इंटरेक्शन विद द अदर, बिल्कुल, सेल्फ इमेज इज डेवलप थ्रू द इंटरेक्शन विद द अदर्स, उसको हम बोलते हैं मी। ओके, इसमें आपका आई था, मी था। ये आपका आई एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट है पर्सन का, और मी एक पास सोशल एस्पेक्ट है। सोशल एस्पेक्ट मतलब सोशल इंटरेक्शन से बनता है, सोशल एक्सपीरियंस से बनता है। और मी के आधार पर आपका आई डेवलप होता है। आई जो हमने बताया सेल्फ, आपका खुद का पर्सनालिटी, जैसा आप अनुभव कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो इंटरेक्शन के माध्यम से डेवलप हो रहा है, उसके आधार पर आपका आई बनता है। ओके। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। आर्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं, उसका प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है, उसको सही आपको पेयर करके बताना है। कितने सारे क्वेश्चन है आर्टिकल से इस पेपर में? ये पेपर मैंने दिया था, ये जो पेपर है, फर्स्ट टाइम दिसंबर 2019 में ये पेपर दिया था। ओके। 75, आर्टिकल 15, 16, 4, 21, 21A। 21A अभी हम लोग डिस्कस किए थे पहले, तो वहाँ से अगर किसी को यहाँ से नहीं आता तो वहाँ से देख करके आंसर लगा सकता है। और ऐसे ही मैंने आंसर लगाया था, क्योंकि सभी के सभी आर्टिकल याद नहीं थे उस समय, तो पहले वाले क्वेश्चन को देख करके आप आंसर लगा सकते हैं। तो दोनों को अगर आप, दोनों क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में नहीं आया, तो दोनों के आंसर देख करके, मतलब ऑप्शन देख करके, कहीं ना कहीं आप करेक्ट कर सकते हैं दोनों ऑप्शन को। थोड़ा सा टेक्निक लगाना पड़ता है एग्जाम में भी। ओके, पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। आर्टिकल 15 जो जुड़ा हुआ है आपका, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, सेक्स, रेस, जेंडर, तो आपका पहला वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप सभी पेयर कर लेना, जैसे राइट टू एजुकेशन 21A है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आर्टिकल 21A है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो एटलीस्ट अगर आपको ये पता है कि आर्टिकल 21A कौन सा है, राइट टू एजुकेशन, तो भी आप आंसर मार्क कर पाएंगे एक ऑप्शन देख करके। क्वेश्चन नंबर 76, द प्रोफेशनल सोशल वर्क हैज इट्स ओरिजिन इन चैरिटी एंड रिलीजियस टीचिंग, philanthropic एक्टिविटी एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। बताइए, जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है, अगर हम इसकी बात करें ओरिजिन की, तो आप कहाँ कहाँ पर देख सकते हैं इसको? चैरिटी में, या फिलांथ्रोपिक एक्टिविटी में, या सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, या फिर डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी? डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो जो एक आइडियोलॉजी है वो फोकस करती है या एम्फेसिस करती है सोशल इक्वालिटी पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी पर, सबको बराबर हक मिले, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। तो यही बात, यही जो है फिलोसफी है सोशल वर्क की, सोशल वर्क प्रोफेशन की।
राइट, जो सोशल वर्क की डेफिनेशन है उसमें प्रॉपर लिखा हुआ है, और ऑफ बाय द पीपल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सभी के सभी जो है आंसर करेक्ट है, ये चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है। ओके, सो दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, अंडर द विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड, 1 सेकंड, क्या लिखा हुआ है, कमिश्नर फॉर द SC एंड ST। कितने सारे क्वेश्चन आए हुए आर्टिकल से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे इतने सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, 136, 328, 319, 338। अब इनको सबको आपको आंसर सबको देखना है एक एक करके, कौन सा आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, किसका क्या प्रोविजन है। ओके, क्लास के बाद आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ ले करिए, जैसे जो जो ऑप्शन रहते हैं ना उनको आपको डिटेल में थोड़ा देख लीजिए करिए कि इसका क्या मतलब है। आर्टिकल 338 विल बी राइट आंसर। ओके, जहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ओके, ताकि वो प्रॉपर उनके मैटर जो होते हैं उनको लेकर के इन्वेस्टिगेशन करे और उनके अधिकारों को सेफगार्ड करे, इसलिए आर्टिकल 338 के माध्यम से एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द कोड ऑफ एथिक्स इन सोशल वर्क प्रोफेशन इन इंडिया इज प्रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, बताइए। कोड ऑफ एथिक्स, कि कौन कौन सी जो वैल्यूज है उनको फॉलो करना है। कोड ऑफ आचार संहिता स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यूनिवर्सिटीज कॉलेज के द्वारा, या फिर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है सोशल वर्क की, या फिर सोशल वर्क प्रोफेशनल एम्प्लॉयर के द्वारा। देखिए, बहुत सारी सामाजिक सोशल वर्क की संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके माध्यम से इनके कोड ऑफ एथिक्स को तैयार किया जाता है, डेवलप किया जाता है सोशल वर्क प्रोफेशन के लिए। ओके, तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा। थ्री विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट राइटफील्ड, द बेसिक फीचर ऑफ लिटिल कम्युनिटी, लिटिल कम्युनिटी की कौन कौन से बेसिक फीचर है आपको बताना है, रॉबर्ट राइटफील्ड के द्वारा जो बोले गए हैं। चार पांच ऑप्शन दिए हैं, पढ़िए और आंसर दीजिए। स्मॉल साइज, आपका छोटा समूह होगा। डिस्टिंक्टिवनेस रहती है, विशिष्टता। सेल्फ सफिशिएंसी, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ओके, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं मतलब अपने आप पे। हेट्रोजेनिटी ऑफ इनहेबिटेंट, निवासियों की विषमता, बताइए। ओके, हेट्रोजेनिटी नहीं होती है, होमोजेनिटी होती है। ये जो लिखा है ना, विषमता नहीं होती, होमोजेनिटी होती है, एक रूपता होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा। सी, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, बिल्कुल सही है। ओके, कम्युनिटी के अंदर ही लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, बाहर नहीं डिपेंडेंट होते हैं, तो सी भी करेक्ट है, तो सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस इन द सोशल मीन्स, इसका मतलब क्या है। सोशल ग्रुप वर्क में जो प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस का, इसका मतलब पूछा गया है यहाँ पर। देयर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम की एक शुरुआती स्टेज होती है। द प्रोग्राम शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, कोई बाहरी एजेंसी के द्वारा प्रोग्राम डिसाइड नहीं होना चाहिए। ओके, और तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, शुरुआत में जो है सिंपल होना चाहिए ताकि सब लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रोग्राम शुड बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप लीडर एंड एजेंसी, एजेंसी के द्वारा और ग्रुप का जो लीडर है उसके द्वारा प्रोग्राम डिसाइड होगा। इज इट क्लियर। देखिए, सोशल ग्रुप वर्क की बात करेंगे तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक तरीका अपनाया जाता है, ताकि जहाँ पर सभी का पार्टिसिपेशन हो, सभी लोग इन्वॉल्व हो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, या फिर ग्रुप के कोई प्रोग्राम बनना है तो उसके उसमें भी सब लोग
इन्वॉल्व रहे। तो क्वेश्चन नंबर डी का कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन दे रहे हैं सब लोग, डी नहीं होगा आंसर, थर्ड वाला होगा ना। डी तो वैसे भी नहीं होगा, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम शुड बी डिसाइड बाय द ग्रुप लीडर। ओके, ग्रुप लीडर के द्वारा डिसाइड होता है ऐसा नहीं, सही है ये बात, ठीक है, लेकिन पहले सबका इसमें कंसेंस लिया जाता है, जितने भी ग्रुप के अंदर लोग होते हैं ना, थ्रू दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, सबकी अपनी अपनी राय होती है, सबकी राय को समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, उसके आधार पर जो बाद में प्रोग्राम बनता है। ओके, अब बाद में तो ऑफकोर्स लीडर के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, लेकिन शुरुआत में सबके पॉइंट ऑफ व्यू लिए जाते हैं उसमें, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। जैसे मैंने बताया था बाद में पहले भी, जब हम लोग प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे थे, कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेमोक्रेटिक अप्रोच को अपनाया जाता है। तो तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर कम्युनिटी डेवलपमेंट की कुछ विशेषताएं लिखी हुई हैं, आपको बताना है। इट इज अ मूवमेंट, एक आंदोलन है, डिजाइन टू प्रमोट बेटर लिविंग ऑफ होल कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए बेहतर लाइफ को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया जाता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है लोगों का इसमें, समुदाय का। और डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी, या समुदाय का विघटन, समुदाय को तोड़ने की बात की जाती है। कौन सा आंसर होगा? अब जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अब देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ कम्युनिटी, समुदाय का विघटन या समुदाय को तोड़ने की बात की जाएगी, तो ऐसा नहीं है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का काम ही होता है कि कम्युनिटी के अंदर जो है लोगों की लाइफ स्टाइल को बेहतर करना, उनकी जो समस्या है उनको सॉल्व करना। ओके, तो ये तो होगा नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सही है, बाकी सभी करेक्ट है, सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी रहते हैं एग्जाम में, आप देख रहे हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, बहुत ही आसान है, कोई भी आंसर लगा सकता है। क्वेश्चन नंबर 82, इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड अरेंजिंग दैम इन दी ऑर्डर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर जो है, जो हम अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते हैं, खोजते हैं, उसको अरेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसके बारे में सोचना, विचार करना, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे जब हम डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, किसी सब्जेक्ट को लेकर के। ओके, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, बेहतर उसका रिजल्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं डेलिब्रेशन या विवेचना करना, समझना। ओके, विचार करना, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विचार करना, उसको हम बोलते हैं विवेचना करना या डेलिब्रेशन। सेकंड विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 83, ईगो स्टेट रेफर टू द ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी, इसको हम बोलते हैं टीए थ्योरी, इंक्लूड्स चाइल्ड, पेरेंट, अडल्ट, सिबलिंग। टीए की थ्योरी किसके द्वारा दी गई बताइए? ट्रांजैक्शन एनालिसिस थ्योरी विच इज गिवन बाय चाइल्ड, पेरेंट, अडल्ट। ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट एबीसी, हाँ बिल्कुल, चाइल्ड, पेरेंट, एडल्ट होगा, सिबलिंग इसमें नहीं आता है। तीन ही अवस्था होती है ईगो स्टेट की, चाइल्ड अवस्था, पेरेंट अवस्था और एडल्ट अवस्था। ओके, एरिक बर्न के द्वारा इसको दिया गया था, डॉक्टर एरिक बर्न के द्वारा। ओके, तो कौन सी स्टेज होती है इसकी ईगो स्टेट? पहली होती है पी, जिसको हम बोलते हैं पेरेंट, दूसरी होती है अडल्ट, और तीसरी होती है चाइल्ड। ओके, तो पेरेंट स्टेज का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जो ईगो स्टेट होती है पेरेंट की तरह, मतलब पेरेंट्स का जैसा स्वभाव होता है, जैसे लेक्चर देना, है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें करना, बहुत ज़्यादा केयर करना, ओके, सिंपैथी शो करना। ओके, ये सभी चीज़ें वो पेरेंट अवस्था कहलाती है। ईगो की जो अवस्था होती है, स्टेट होती है किसी पर्सन की, जैसे एक सोशल वर्कर है, एक क्लाइंट है, क्लाइंट से बात करेगा, उससे बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, तो उसको पता लग जाएगा
कि ये पर्सन जो है किस अवस्था में है, पेरेंटल अवस्था में है या अडल्ट ईगो स्टेट में है या फिर चाइल्ड ईगो स्टेट के अंदर है। तो अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट के अंदर होगा तो उसके बिहेवियर को बदलना होगा। ओके, इसलिए उससे इस टीए थ्योरी का यूज किया जाता है कि किस प्रकार से हम इस स्टेज से चेंज करके उसको हम बीच वाली स्टेज में अडल्ट ईगो स्टेट में लाएं। ओके, क्योंकि अडल्ट ईगो स्टेट जो होती है वहाँ पर जनरली जो बिहेवियर होता है लोगों का, ऑब्जेक्टिव सोचना, रैशनल सोचना, ओके, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, इस प्रकार का नेचर होता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं अडल्ट ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब क्या होता है? प्लेफुलनेस, मतलब बचकाना, इमेच्योरिटी रहती है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। ओके, क्रिएटिविटी भी होती है। ओके, ये सभी के सभी स्टेट कहलाती है चाइल्ड ईगो स्टेट। तो ये तीनों अवस्थाएं होती हैं जहाँ पर सोशल वर्कर तीनों अवस्था में देखेगा, समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा। फिर अगर वो चाहेगा कि पर्सन की जो अवस्था चाइल्ड अवस्था है या उसका जो ईगो का स्टेट है वो चाइल्डिश है, देन वो उसको बदलने की कोशिश करेगा। ओके। ठीक है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ सोशल प्लानिंग मॉडल ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस गिवन बाय द रोथमैन। रोथमैन के द्वारा जो मॉडल दिए गए थे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, तो उसका क्या गोल है सोशल प्लानिंग मॉडल का, उसमें से ये पूछा गया है, गोल ऑफ सोशल प्लानिंग मॉडल। रोथमैन के द्वारा कौन कौन से दिए गए थे मॉडल बताइए। जो तीन मॉडल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के रोथमैन के द्वारा दिए गए थे, एंड उनके नाम बताइए। कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम है, बड़ी समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करना। ओके, पावर और रिसोर्सेज को शिफ्ट करना, बदलना। ओके, उनका यूटिलाइजेशन करना। और कम्युनिटी इंटीग्रेशन, सेल्फ हेल्प का यूज करना, या ऑर्गेनाइजिंग पीपल टू टेक एक्शन अगेंस्ट एनिमी टारगेट। लोकेलिटी डेवलपमेंट मॉडल, सोशल प्लानिंग मॉडल एंड सोशल एक्शन मॉडल। बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सोशल प्लानिंग मॉडल जो कि यहाँ पर दिया गया है। और तीसरा है सोशल एक्शन मॉडल। यहाँ पर ऑप्शन वाला पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी कम्युनिटी की बड़ी समस्याएं हैं उन पर जो है उनको सॉल्व करने की कोशिश करना पहला गोल होता है। सोशल प्लानिंग, सोशल प्लानिंग क्यों की जाती है? इसीलिए की जाती है ताकि समस्याओं को हम सॉल्व कर पाए। ओके, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। विच ऑफ द ड्यूटीज हैज बीन प्रेस्क्राइब बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, कौन सा करेक्ट होगा बताया ना मैंने अभी, पहला वाला करेक्ट होगा। ओके, सेल्फ हेल्प कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये तो बाद में आएगा ना, इंटीग्रेशन। पहला जो गोल की बात कर रहे हैं, सोशल प्लानिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पर भी आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछा गया। देखिए ये जो पेपर जिसने बनाया है ना, उसको शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या उसको लेकर के, इतने सारे क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। आई थिंक 10 क्वेश्चन से भी ज़्यादा स्पेशली इसी पोर्शन से दिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल, ये सभी। 85 का कौन सा होगा? ए बी डी। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि सी में दिया है टू मेंटेन इनकम इनक्वलिटी। ये फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं आता है। ओके, पहली बात तो यहाँ मेंटेन नहीं होगा। ओके, इनक्वलिटी को मेंटेन वैसे भी नहीं करना होता है। असमानता को बनाए थोड़ी रखना होता है, असमानता को कम करना होता है। ओके, तो ये तो वैसे होगा नहीं। ए बी सी शायद मुझे आर्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है इस बार एग्जाम में आ जाए बहुत सारे आर्टिकल। ओके, पहला आंसर करेक्ट है इसमें, दूसरा और तीसरा तीन ऑप्शन करेक्ट है, मतलब आपका यहाँ पर ए बी डी फोर्थ वाला आ जाएगा आंसर। सी नहीं होगा क्योंकि सी में लिखा है कि इनइक्वालिटी को जो है बनाए रखना, मेंटेन करना, तो ये तो होगा नहीं वैसे। हिमानी मिश्रा।
क्या हो गया? देखिए हर एक यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं, है ना? 10 से लेके 12, मतलब 8 से लेके 12 क्वेश्चन का एक एवरेज रेशियो लेके चलिए कि हर यूनिट से आना, किसी में 8 आएंगे, किसी में 12 आ जाएंगे। तो ये एवरेज लेके चलिए, तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी यूनिट पढ़ के जाइए। लगभग 8 से लेके 12 क्वेश्चन का एवरेज लेके चलिए, सबसे आता है, किसी से एक दो क्वेश्चन कम आते हैं, किसी से ज़्यादा आते हैं। कहाँ याद रहते हैं इतने आर्टिकल? बिल्कुल कभी नहीं रहते हैं इतने सारे आर्टिकल याद, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट कुछ तो याद रहेंगे ना। और ऑप्शन में क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि आप एक दो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन देख करके ना आंसर लगा सकते हैं। किसी को याद नहीं रहते हैं सब आर्टिकल सब कुछ। ओके, तो ऐसा मत सोचा करिए कि जो लोग जिनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं उनको सब कुछ याद रहता है। ओके, एग्जाम में जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी समझ कैसी है, उस पर ज़्यादा निर्भर करता है आप क्वेश्चन को कितना समझ पा रहे हैं। ओके, इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं आर्टिकल के आप देख रहे हैं, सभी के सभी जो है पेयर वाले क्वेश्चन है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया है। तो उसमें से आपको एक पता है तब भी आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि आप आसानी से लगा सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। आप एक दो साल से लास्ट ईयर का पेपर देखिए, इससे पहले वाला पेपर देखिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं आजकल। लेकिन कुछ फैक्चुअल तो आएगा ना, पूरा का पूरा एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पेपर बनाया जाता है वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि सब लोग अटेम्प्ट कर पाए। ओके, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होंगे उनको डिफिकल्टी होगी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में। जो लोग जॉब करते हैं या जिनको अनुभव एक्सपीरियंस है, वो लोग एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे कम पढ़ के भी। ओके, तो पेपर ऐसा बनाया जाता है कि सब लोग अटेम्प्ट कर पाए। ओके, सब कुछ जरूरी है, फैक्ट्स भी जरूरी है, एप्लीकेशन आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होनी चाहिए एग्जाम को देने के लिए। समझदारी का पूरा खेल है एग्जाम में। ओके, और रट्टा भी मारना आना चाहिए। ओके, ठीक है, बिल्कुल। जैसे बुक्स एंड ऑथर है, आप उसमें कितना समझदारी का, उसमें तो आपको याद ही करना है ना। कुछ आपको जरूर याद रहेंगे, जैसे मेरी रिचमेंड की बुक्स वगैरह, उनका नाम याद रहेगा, अदरवाइज सबको आपको रटना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, लिटरेचर रिव्यू करने होगा आगे चल के। ओके, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, लेकिन लिटरेचर रिव्यू में सब कुछ याद नहीं करना होता है। ओके, तो आपको बस अपना रिसर्च गैप देखना होता है, बाकी चीज़ें आपको पीएचडी में है, जो लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसको सबको इंक्लूड करना होगा, उसमें रटने का कुछ नहीं होता है। व्हेन वी गेट द शॉर्ट नोट्स, एक दो दिन में शेयर कर दूंगा मैं। ओके, middle age was one of the least explored period in the lifespan, has now come under the scientific investigation। मिडिल एज का मतलब होता है कि जो 40 से लेकर 60 साल की जो एज होती है, मतलब 40 से पहले जिनको हम जनरली बोलते हैं यंग एज, और 60 के बाद बोलते हैं ओल्ड, मतलब ओल्ड एज बोल सकते हैं या बूढ़े लोग होते हैं। तो 40 से 60 का बीच का होता है वो मिडिल एज कहलाता है। ओके, 40 to 60 ईयर, ये तो ना तो ये मतलब ओल्ड एज में आते हैं, ना ही यंग एज में आते हैं। 40 to 60 में आपका मिडिल एज कहलाएगा। तो पहले में दिया गया है कि इस लाइफ स्पैन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन अब जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गया है, मतलब इस पे स्टडी की जा रही है, थिंकर इस पे जो है स्टडी कर रहे हैं, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर नीचे दिया गया रीजन में, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं जो है मिडिल एज को लेकर भी होती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उस पर भी स्टडी होनी चाहिए। तो ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने स्टडी ऑलरेडी कर रखा है बच्चों पर, या जो यंग एज पर है, अडल्ट अडल्ट पर, बूढ़े लोगों पर, वो लोग इसको सही तरीके से स्टडी कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली फोकस किया गया है मिडिल एज पर, उनकी समस्याओं पर। ओके, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों करेक्ट हैं, और राइट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, एक उसको कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडिल एज की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया है। ओके, प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? जो साइकोलॉजिस्ट होंगे वो उस पर स्टडी करेंगे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होगा, तभी समस्याएं सॉल्व होगी मिडिल एज की। तो सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर डिफाइंड एज दोज सर्टिफाइड टू हैव एटलीस्ट कितने परसेंट ऑफ द डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016।
इस एक्ट के अंदर आपको बताना है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी होगी उसमें कितने % डिसेबिलिटी को इसमें इंक्लूड किया गया है। दैट इज रिकॉग्नाइज्ड अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। दैट इज 40%। ये परसेंटेज में है, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी नहीं है, ये परसेंटेज है। ओके, बेंचमार्क डिसेबिलिटी को मतलब होता है कि एटलीस्ट 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी उसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में इसको कंसिडर किया जाएगा। ओके, और कितनी नंबर ऑफ जो है डिसेबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया गया अंडर अंडर दिस एक्ट, बताइए। नंबर ऑफ डिसेबिलिटी दैट इज 21, और ये परसेंटेज याद रखना। ओके, यहाँ पर लिखा है परसेंट। ओके, तो यहाँ का सेकंड वाला आंसर करेक्ट होगा, और नंबर ऑफ डिसेबिलिटी में 21 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपको बताना है, ड्रॉ अटेंशन टू द फॉलोइंग सेट ऑफ सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट एक्सेप्ट। ओके, ये क्वेश्चन पूरा है। UNSC draw attention to following set of civil political right for the children। बेसिकली ये बच्चों को लेकर के सवाल पूछा गया है कि उनकी कौन कौन से अधिकारों की बात की जाती है UNCRC में, जैसे सिविल, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल राइट, एक्सेप्ट एक एक इसको छोड़ करके, जैसे कि सर्वाइवल है, प्रोटेक्शन है, लाइवलीहुड है, पार्टिसिपेशन। ओके, UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड। ओके, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रिटी है, दैट इज द ट्रिटी। ओके, बच्चों के अधिकारों को लेकर के, जैसे कल्चरल, हेल्थ हेल्थ राइट, सोशल राइट, इकोनॉमिक राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट। ओके, इसमें लाइवलीहुड राइट नहीं होगा। ओके, क्योंकि बच्चों से क्या ही लाइवलीहुड का अधिकार दिया जाएगा उनको, वो थोड़ी काम करेंगे, है ना। तो आपका 3 विल बी राइट आंसर। सही है, एक्सेप्ट लिखा है ना यहाँ पर, तो आपका यही आ गया। बाकी अगर इसमें एक्सेप्ट नहीं होता 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। तो अभी आपका थर्ड नंबर करेक्ट है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following are not the main assumption in the social casework processed by the गॉर्डन हैमिल्टन। बताइए कौन सा इसमें मेन एजम्पशंस नहीं है सोशल केस वर्क में। एक एक लाइन अच्छे से पढ़ना है। नॉट मेन एजम्पशन, अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन, बेसिक एजम्पशन ऑफ द सोशल केस वर्क, द इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट, आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। ओके, सोसाइटी के माध्यम से ही इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बनती है, या बोल सकते हैं इंडिविजुअल्स, नंबर ऑफ इंडिविजुअल मिल करके सोसाइटी का निर्माण करते हैं। तो दीज आर द, बोल सकते हैं इंटरडिपेंडेंट है, साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री है टू ईच अदर। ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। सोशल फोर्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड एटीट्यूड, बिल्कुल सही है। जो फैक्टर्स होते हैं सोसाइटी के, वो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को, एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं, निर्माण करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं। ओके, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है बिहेवियरल, बिहेवियर इज एक्सीडेंटल एंड कांट बी अंडरस्टूड, तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो गलत है। ओके, बिहेवियर को बिल्कुल अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसको समझा जा सकता है बाय द वेरियस थ्योरी। नेक्स्ट है इसमें द वेलफेयर ऑफ सोसाइटीज इज सुप्रीम, इज इट राइट। ये इसमें नहीं है आपका, हैमिल्टन की जो बेसिक एजम्पशन दिए गए हैं उसमें ये नहीं मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सोशल केस वर्क में, जहाँ पर हैमिल्टन ने दिए हैं एजम्पशन, तो उसमें आपका ये नहीं है, तो आपके सी और डी करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये उसमें हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक क्लियर है, किसी को डाउट। ओनली सी होना चाहिए पर सर ना, सी नहीं होगा, ये दोनों हो गए ना, क्योंकि डी भी तो नहीं है ना इसमें। इट्स नॉट अ मैन एजम्पशन ऑफ सोशल केस वर्क। सोशल केस वर्क जो कि हैमिल्टन के द्वारा इनके जो मैन एजम्पशन है, उसमें 4-5 चीजें हैं, जैसे पहला ऑप्शन है ये, उसमें इंक्लूड किया गया है
कि इंडिविजुअल और सोसाइटी आपस में जुड़े होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके। और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी में हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, बदलते हैं, एटीट्यूड को बदलते हैं। ओके। उसमें ये दोनों नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, मीन्स टेस्ट इज डन। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके पहले भी यही क्वेश्चन आया था 2020 में, और वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आपको 3-4 साल के क्वेश्चन करना है। ओके। ओके, मीन्स टेस्ट का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम इनकम कैलकुलेट करते हैं कि कोई इंडिविजुअल या फैमिली क्वालिफाई करती है कि नहीं करती है स्टेट या गवर्नमेंट के बेनिफिट प्राप्त करने के लिए। जो गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, सर्विसेज दी जाती है, क्या लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, उसको जो है लेने के लिए या नहीं, उसको बोलते हैं मीन्स टेस्ट। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल वेलफेयर सर्विसेज, अवेलेबिलिटी फॉर सर्विस टू दी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज टू दी ट्राइबल। ये सभी के सभी स्पेशली जो वनरेबल सेक्शन होता है उनके लिए ही बनाई जाती हैं सर्विसेज, सोशल वेलफेयर सर्विसेज। ओके। तो तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। ABC करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ नंबर, 1 सेकेंड, BCD, सॉरी, हाँ, एक मिनट, BCD करेक्ट हो जाएगा। BCD पहला वाला आपका गलत है, ये उसमें नहीं है। ओके। सोशल सर्विस में तो सब कुछ आ जाता है, हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक हाउसिंग, ओके, फूड, एजुकेशन, तो सब कुछ तो नहीं दिया जाता ना उसमें। ओके, तो ये आपका नहीं आएगा उसमें। केवल वेलफेयर सर्विस दी जाती है लोगों के भले के लिए, एटलीस्ट जो गरीब होते हैं, जो वनरेबल सेक्शन होता है। ओके। तो BCD करेक्ट हो जाएगा। ओके। 90 क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं यहाँ पर। बाकी इसके जो पैसेज है मैं ग्रुप में मैसेज मतलब उसको अपलोड कर दूंगा, वहाँ से अटेम्प्ट कर लेना।